हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें हमें देखना है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हमने लिए हैं और कौन संविधान के कौन से भाग में इनका उल्लेख किया गया है और इनमें एग्जाम की दृष्टि से किस टाइप से इनको हमें पढ़ना है जिससे कि हम इन्हें लंबे समय तक याद रख सकें। तो अब हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो मौलिक अधिकार है, ये संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है। मौलिक अधि मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है ये, और हमने ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, ये मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में हमारे जो संविधान है उसमें 6 मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक मौलिक कर्तव्य कहाँ गया? वो था संपत्ति का अधिकार, और जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 300 क में ट्रांसफर कर दिया, और वर्तमान में वो संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार है, लेकिन उससे मौलिक अधिकार का दर्जा हमने वापस ले लिया। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका सामान्य परिचय कि ये संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं। अमेरिका से ग्रहण किए हैं। जो मौलिक अधिकार है ना, ये परिवर्तनीय है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, इसके अतिरिक्त हमने डीपीएसपी को भी देखा था। तो इनमें क्या था, ये जो है ये गैर प्रवर्तनीय है, अर्थात इनके उल्लंघन पर संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें लागू नहीं करवा सकता था। जैसे अगर हमारे जैसे मूल कर्तव्य है, उनका उल्लंघन किसी ने कर दिया तो उन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता था। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, यदि इनका यदि उल्लंघन कर दिया जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इस टाइप से जो मौलिक अधिकार है ये गैर प्रवर्तनीय है और न्यायोचित भी है। अब जो मौलिक अधिकार टॉपिक है ये काफी लंबा है, इसलिए हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे और इसको कई टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे 2-3 क्लासेज में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। 6 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला है जैसे समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अतिरिक्त पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस टाइप से हम देख रहे हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल कर्तव्य हैं। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, वो तो हटा दिया गया। तो 6 कौन कौन से हैं? 6 है समता का अधिकार, ये संविधान के भाग 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 18 में। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 में है।
और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 से 24 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है, और जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है यह है 29 और 30 में, और जो संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार ये है आर्टिकल 32 में। तो ये हमारे जो वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य है, ये देखे हमने कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण का अधिकार 23 से 24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह है अनुच्छेद 32 में। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में है स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। जो हमारा जैसे वर्तमान में जैसे हम राजस्थान राज्य में रहते हैं तो हम इसे स्टेट कहते हैं कि हमारा राजस्थान स्टेट है, लेकिन संविधान की भाषा में स्टेट का मीन्स ओनली राज्य नहीं है। हम देखेंगे कि स्टेट में क्या क्या है। तो जो राज्य है इसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया गया है। राज्य के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल किया गया है। राज्य की परिभाषा में शामिल क्या है, संघ की विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, इसके अतिरिक्त जैसे राज्य निधि से पोषित संस्थान है जो भी, और सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम है जैसे सरकारी जो पीएसयूज है, कंपनीज है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये हमारी स्टेट के डेफिनेशन में ये सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे संघ की विधायिका और कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इसमें हमारे जितने भी सरकारी पीएसयूज है, कंपनी है, ये सभी आ जाएंगे, और राज्य निधि से पोषित जितने भी संस्थान है, स्थानीय निकाय है जैसे पंचायती राज, नगरीय निकाय, वो सभी। और इससे रिलेटेड एक केस है टेली फिल्म्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ। इसमें बीसीसीआई की उपस्थिति पर चर्चा की गई थी कि बीसीसीआई है वो क्या स्टेट की डेफिनेशन में शामिल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट में शामिल नहीं है। तो इस टाइप से ये हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी। अब हम स्टेट की डेफिनेशन क्यों देखी है, क्यों चर्चा में है, तो ये इसलिए है कि स्टेट ये क्या करता है, हमारे जो मूल अधिकार है ना उनका एक तरह से संरक्षक है, उनकी एक तरह से मीन्स रक्षा करता है। जो हमारा स्टेट है वो उनके लिए काम करता है। लेकिन जब स्टेट ही ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकारों के अगेंस्ट हो तो फिर क्या होगा। अगर स्टेट ऐसा कानून बना देता है, ऐसा लॉ बना देता है जो हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है, तो आएगा सुप्रीम कोर्ट। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कोई भी जो कानून है जो स्टेट ने बनाया है कि क्या ये, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा कि क्या ये जो कानून बनाया है, जो ये लॉ बनाया है, ये मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है या नहीं है। तो अगर वो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। इस टाइप से यहाँ पे स्टेट का डिस्कशन किया गया है कि स्टेट यदि ऐसे कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो वहां पे हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ना वो एक्शन लेगा। सर्वोच्च न्यायालय उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, और यदि वो जुडिशियल रिव्यू
और यदि वो कानून के अगेंस्ट है तो उसे रद्द कर देगा। इस टाइप से ये हमने देखा कि स्टेट की और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका देखी। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 में क्या है? जो अनुच्छेद 13 है इसमें दिया गया है कि जैसे जो मूल अधिकार है उनसे असंगत या अल्पीकरण करने, जैसे मूल अधिकारों से, जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि भाई ऐसी विधियां जो कि मूल अधिकारों से असंगत है उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो कानून है ये, या चाहे वो विधि, ऐसा कानून जो कि चाहे वो संविधान पूर्व का हो या संविधान बाद का हो, दोनों पे ही ये लागू है। जैसे अनुच्छेद 13 में क्या है? 13(1) में है संविधान पूर्व की विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब उनके अगेंस्ट है, तो वह जहां तक असंगत है असंगति की सीमा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था भिकाजी वर्सेस एमपी राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत दिया था। कौन सा? आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व की विधियां संविधान के लागू होने पर मौलिक अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं तथा सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं, आच्छादन हटते ही पुनर्जीवित हो जाती हैं। इसका मीन्स यही है इसकी संविधान पूर्व की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो वहां तक हटाई जाएंगी जहां तक वो मूल अधिकारों से असंगत है, जहां तक वो मूल अधिकारों को के अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है, उनका उल्लंघन कर रही है, वहां तक उन्हें हटाया जाएगा। तो ये है आच्छादन का सिद्धांत। इस टाइप से अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13(2) में क्या है। राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। ये संविधान पश्चात के कानूनों के लिए है। इससे पहले जो हमने 13(1) देखा था ये तो संविधान पूर्व की विधियों के लिए है जो कि संविधान से पहले की है, जैसे हमारी सीआरपीसी, आईपीसी वो अंग्रेजों के टाइम की है। लेकिन ऐसी विधियां जो कि संविधान बनने के बाद की है वो भी इसी टाइप से, यदि मूल अधिकारों से, जहां तक मूल अधिकारों के अगेंस्ट है वहां तक उनको निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। इसके बाद है जैसे इसके बाद हम 13(3) है उसमें लॉ की परिभाषा दी गई है। अभी तक भाई विधि के बारे में लोग या अधिनियम के बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही है, तो अब हम देखेंगे 13(3) में दी गई है कि लॉ में क्या क्या आएगा। तो लॉ में आएगा जैसे इसमें आएगा, इसमें जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए वो अध्यादेश, विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, या फिर ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो कि सामाजिक, जो कि विधि का बल रखती है। तो इस टाइप से अब हम लॉ में देखेंगे। ये है अनुच्छेद 13(3). 13(3) में है, 13(3) में हम देखेंगे कि लॉ में क्या क्या आएगा भाई, विधि में क्या क्या शामिल है, विधि में क्या क्या शामिल है। तो विधि में हम शामिल करेंगे कि इसमें एक तो है अधिनियम, जो कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम, अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, उपविधि, नियम, ऐसे आदेश, रूढ़ी या प्रथा, तो ऐसे अधिनियम जो कि संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मंत्री द्वारा कोई रूल रेगुलेशन जारी किया गया हो, या फिर जैसे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होता है तो उसके द्वारा ऐसा कोई अध्यादेश, ऐसा कोई आदेश जारी किया गया हो जो कि
मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, या फिर जैसे ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई सामाजिक रूढ़ी या प्रथा है जो कि विधि बनने का मतलब विधि का बल रखती हो, जैसे सबरीमाला, जो सबरीमाला मंदिर को लेके जो डिस्प्यूट हुआ था, उसका एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से 18 में है, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से ही स्टार्ट होते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 में है क्षमता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। तो अब हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे कि राइट टू इक्वेलिटी में क्या दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, जो कि हमारे इनमें राइट टू इक्वलिटी दी हुई है, समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, जैसे हमने जब हम जो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस टाइम हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने 3 प्रकार की समता का उल्लेख किया था, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष क्षमता। लेकिन जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें 2 ही प्रकार की समता का उल्लेख किया गया था, प्रतिष्ठा और अवसर की। लेकिन एक जो समता थी विधि के समक्ष क्षमता, उसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस टाइम तक वो उनको क्लियर नहीं थी। लेकिन जो विधि के समक्ष क्षमता है उसको अनुच्छेद 14 में शामिल किया, और तो उसे इधर रखा गया है, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता व विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। अभी आगे हम इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 15 में जो सोशल इक्वलिटी की बात की गई है कि जो राज्य है वो नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 15 में दी गई है। 5 आधार बताए हैं, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जन्म स्थान। 5 आधार बताए हैं जिनके आधार पर राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में क्या है, अवसर की समता, कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी नागरिकों को समान रखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें 7 आधार बताए हैं कि 7 आधारों पे के आधार पर जो सरकारी नौकरियां हैं इनमें राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता। इस टाइप से इसमें बताया कि सरकारी नौकरियों में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, कि जो रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो ये शब्द है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, और ये पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि इसका कोई अपवाद ही नहीं है,
इस टाइप से इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और जो अनुच्छेद 18 है इसमें दिया हुआ है रिमूवल ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। लेकिन जो एक केस आया था बालाजी राघवनवाद, उसमें कहा था कि जो भारत रत्न है या फिर पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है, ये सब उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। ये हमारे देश के जो नागरिक अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक बात बोली कि भाई ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है और पद्म भूषण, इनको लेकिन नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते। यदि इनको नाम के आगे या पीछे यूज किया जाएगा तो इन्हें वापस भी लौटाना पड़ सकता है, मीन्स वापस भी त्यागना पड़ सकता है। तो इस टाइप से ये है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब हम ये तो हमने एक बार मोटा मोटा देखा है कि अनुच्छेद 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी में क्या दिया हुआ है। अब हम एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष क्षमता, इसमें क्या है? जो विधि के समक्ष क्षमता है, ये जो अवधारणा है ये हमने ब्रिटेन से ली है और ये विधि के शासन की नकारात्मक अवधारणा है। क्योंकि इसका अर्थ एक बार हम देख लेते हैं तब हमें समझ आएगा कि ये कैसे नकारात्मक अवधारणा है। तो विधि के समक्ष क्षमता, इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, विधि के समक्ष सभी समान है। अर्थात जैसे हम एक बस की टिकट लेने के लिए या रेल की टिकट लेने के लिए एक लाइन में खड़े हैं और वो कतार बहुत लंबी है और बहुत गर्मी पड़ रही है और उसी लाइन में एक जो बुजुर्ग महिला है या फिर एक दिव्यांग व्यक्ति भी खड़ा है। अब क्या उस दिव्यांग व्यक्ति या उस बुजुर्ग महिला के लिए अलग लाइन नहीं लगाई जा सकती? तो ये जो विधि के समक्ष क्षमता है ये इसके अनुसार तो नहीं लगाई जा सकती। तो इस टाइप से ये विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है। और अब हम देखेंगे जो विधि, ये तो इस टाइप से हमने विधि के समक्ष क्षमता देखी। अब हम जो ये विधि का समान संरक्षण है ना, इसे देखेंगे। विधि के समान संरक्षण में क्या है? इसमें है ये जो अवधारणा, ये हमने यूएसए से, अमेरिका से ग्रहण की है। इसमें क्या है कि ये विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है, अर्थात ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। जैसे इसमें कहा गया है कि भाई विधि युक्ति संगत भेदभाव कर सकती है और समान परिस्थितियों में क्या करेगी? समान व्यवहार करेगी। अर्थात इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई हम बस की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हैं और क्या उस कतार में से हम क्योंकि वो बहुत लंबी है और बहुत गर्मी पड़ रही है, तो जो बुजुर्ग महिला है या फिर जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके लिए अलग लाइन नहीं लगा सकते। तो विधि के जो समान संरक्षण है ना, इसके अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि भाई आप समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करो, लेकिन जैसे तार्किक रूप से आप भेदभाव कर सकते हो। तो ये विधि के समान संरक्षण की बात हमने की। अब हम देखते हैं जैसे विधि के समक्ष क्षमता। तो विधि के समक्ष क्षमता में है यह अवधारणा विधि के शासन की नकारात्मक अवधारणा व्याख्या है और कानून के समक्ष सभी समान है और विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। और व्यक्ति में यहाँ पे विधिक व्यक्ति हो, कंपनी, निगम आदि सब इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और यह जो अवधारणा है ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो विधि के समक्ष क्षमता है ना, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये ब्रिटेन से ली गई है, विधि के शासन की नकारात्मक अवधारणा है और इसका अर्थ ये है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट विधि का समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण की अभी हमने
विधि की समक्ष क्षमता के साथ साथ ये भी डिस्कस कर लिया था। अब इसमें क्या है, विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है ये। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी। यह युक्ति संगत भेदभाव भी कर सकती है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक आदि के विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये अवधारणा यूएसए से ली गई है। इसमें युक्ति संगत भेदभाव अर्थात तार्किक भेदभाव की या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, और समान परिस्थितियों में ये समान व्यवहार करेगी। लेकिन जैसे इसमें जो राष्ट्रपति, राज्यपाल है या फिर सांसद, विधायक है, इनको तो कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं। तो ये तो अपवाद है, इसका जो अनुच्छेद 14 का अपवाद है कि जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, हमारे एमपी, एमएलए है, इनको जो विशेषाधिकार दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट, जैसे विधि की समक्ष क्षमता के अपवाद जो कि हम अभी देख रहे थे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो कुछ छूट दी गई है, ये कौन कौन सी है? जैसे अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किए गए किसी भी कार्य के लिए उनके विरुद्ध सिविल कार्यवाही भी नोटिस देने के 2 महीने बाद ही किया जाएगी। अर्थात जो राष्ट्रपति या राज्यपाल है, उनको उनके कार्यकाल के दौरान ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पे सिविल कार्यवाही भी करने से पहले भी 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। इस टाइप से इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त जैसे अनुच्छेद 105 के अकॉर्डिंग जो हमारे सांसद है ना, उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य, हमारे जो एमएलए हैं, उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 31 ग में क्या है, जो अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। विदेशी शासकों और राजनयिकों को सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को उन्मुक्तियां। इस टाइप से ये जो विधि का जो अनुच्छेद जो हमने 14 पढ़ा है, उसके कुछ अपवाद है जो कि हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, एमपी हो, एमएलए हो, हमारे राजदूत हो, या फिर अमीर और गरीब के बीच पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो गया अनुच्छेद 14। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसमें है सोशल इक्वलिटी की बात की गई है। जैसे अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) कहता है कि जो राज्य है वो नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और उसने 5 आधार बताए उसके लिए कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। कौन कौन से? धर्म, हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं धम जलज के नाम से। ये 5 आधार हो गए, धम जलज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा, जैसे निजी जो संस्थान है या फिर दुकानें हैं, होटलें हैं, या फिर सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, इन पे भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन पे भी इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नेक्स्ट जो आर्टिकल्स आएंगे 15(3), 4, 5, उसमें राज्य नागरिकों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेगा। अर्थात जो 15(3) है, उसमें कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, कि जो महिला और बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए राज्य विशेष योजनाएं बना सकता है, कार्यक्रम बना सकता है। जैसे कि समय समय पर बनाता रहता है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाता है, बच्चों के लिए भी कुछ फायदे की चीजें दी जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस टाइप से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेगा आगे। फिर 15(4) में बताया गया है कि जो राज्य है वो जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज है, जैसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे एसटी हो, चाहे एससी हो या ओबीसी, इन सभी के लिए क्या करेगा? इन सभी के लिए भी इसी प्रकार से योजनाएं और कार्यक्रम बना सकता है। फिर 15(5) में
ये है कि जैसे इसी टाइप से जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है, इनके लिए राज्य जो शिक्षण संस्था है उनमें आरक्षण दे सकता है। तो जो आरक्षण है वो गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थान है उनमें दिया जा सकता है, निजी संस्थानों में भी दिया जा सकता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, हमारे हमारे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, उनमें इस टाइप का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो बने ही अल्पसंख्यक लोगों के लिए, तो उनमें इस टाइप का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 15। अब हमें और इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है कुछ आधारों पर विभेद का निषेध। जैसे 15(1) में है, 15(1) में है राज्य, जो राज्य है ना वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं, धम जलज के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर 15(2) में है निजी संस्थाओं जैसे होटल है, भोजनालय है, सार्वजनिक कुएं हैं, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि स्थानों पर राज्य इन 5 आधारों पर ही किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये हमने 15(1) और 15(2) देखा। अब 15(3) में क्या है? ये 15(2) है, ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है, अर्थात जो निजी व्यक्ति है उसके विरुद्ध भी इसे लागू किया जा सकता है। अब हम देखेंगे 15(3) में क्या है। 15(3) में अब मैं बता रही थी आपको अपवाद है, जो 15(1) और 2 है उसके अपवाद है। इसमें तो राज्य भाई नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो नागरिकों के साथ आगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेगा, क्योंकि एक हित को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ पॉजिटिव सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो 15(3) में क्या है? जैसे राज्य क्या करेगा, महिलाएं और बच्चों के लिए, बच्चों कल्याण के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगा। और 15(4) में है जैसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या करेगा, विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बना सकता है। इसी टाइप से हमने 15(5) देखा था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। अब ये जो आरक्षण है वो सरकारी और निजी संस्थानों में दिया जा सकता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है इनमें नहीं दिया जा सकता। इस टाइप से हमने 15(5) तक देखा। अब है 15(6). अब उसका एग्जाम्पल है अनुच्छेद 15(5) का कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 340 में। और 1953 में एक काका कालेलकर आयोग बना था और 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो ये अनुच्छेद 15(5) से रिलेटेड है कि शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण की बात की गई थी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, तो उनके लिए अनुच्छेद 340 में तो एक आयोग की बात की गई है कि राष्ट्रपति इनकी पहचान के लिए एक आयोग बना सकता है। इसके अलावा 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था और जो 1979 में मंडल आयोग की बात की गई है कि मंडल आयोग का गठन किया गया था आरक्षण को लेके। अब अनुच्छेद 15(6) देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें है जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी राज्य इसी प्रकार से योजनाएं बना सकता है, कार्यक्रम बना सकता है। तो 15(6) में क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जा सकता है और विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। अब जो पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको आरक्षण जो दिया गया था वो किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया था? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में मतलब पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया था जो शिन्हो आयोग है ना, शिन्हो आयोग की सिफारिशों के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो शिन्हो आयोग बना था इसकी सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया था। जो अब शिक्षण संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश के लिए जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इसको भी आरक्षण की बात की गई। इसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। इस टाइप से हमने अनुच्छेद 5 देखा, 15 देखा।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अनुच्छेद 15 है इसमें ही जैसे ओबीसी के लिए क्रीमी की बात की गई है कि क्रीमी में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी का प्रोविजन किया था। क्रीमी में जो भी लोग आएंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हम देखेंगे शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों जैसे ओबीसी के लिए आरक्षण, इस प्रावधान को संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में जैसे आईआईटी, आईआईएम में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्रीमी के सिद्धांत का पालन करने का आदेश दिया। इसके बाद अब हम देखेंगे जो क्रीमी है ये होता क्या है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्रीमी ये है संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में वर्ग ए और वर्ग बी के अधिकारी, सेना में कर्नल या उससे ऊपर का रैंक का अधिकारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार आदि प्रकार के पेशेवर, और जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर है, जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर है या फिर इन सभी पदों में है, वो सभी क्रीमी में आएंगे और उन सभी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब जो मंडलवाद है, क्योंकि मंडल आयोग का गठन हुआ था आरक्षण से रिलेटेड, उसका मंडलवाद के निर्णय का प्रभाव क्या रहा ये देखते हैं। ये है तमिलनाडु राज्य में प्रचलित जो 69% जो आरक्षण है उसको नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। और जो क्रीमी की पहचान के लिए एक समिति बनाई गई थी वो है रामनंदन समिति। ये समिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे जो 77वां संविधान संशोधन है, 77वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में जोड़कर SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रखा गया। ये हमने देखा मंडलवाद के निर्णय का प्रभाव। अब जो शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए जो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं जैसे आईआईटी, आईआईएम आदि में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 10% जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई है। अब आरक्षण संबंधी जो अर्हता है क्या क्या है इसको नहीं। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद 15 से संबंधित डिस्कशन चल रहा था। अब अनुच्छेद 16, क्योंकि अनुच्छेद 15 काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी आयोग बने थे या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस थे। अब अनुच्छेद 16 देखेंगे। अनुच्छेद जो 16 है इसमें सरकारी नौकरियों में इसमें कहा गया है कि भाई राज्य सरकारी नौकरियों में नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 16 में क्या है, राज्य लोक नियोजन के विषय में अवसर आदि की समता, अर्थात अब 16(1) में जैसे राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, अर्थात राज्य लोक नियोजन में नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसके लिए 16(2) में कुछ आधार दिए गए हैं, उनको देखते हैं। 16(2) में लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो 5 आधार वही हो गए। इसके अलावा जैसे उद्भव या वंशानुगतता और निवास, रेजिडेंसी, इसके आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। भाई सरकारी नौकरियों में ये 5 आधार तो हो ही गए। इसके आधार पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके अलावा जैसे उद्भव के आधार पर, निवास के आधार पर, रेजिडेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हरियाणा का है और वो राजस्थान पीसीएस का फॉर्म भरना चाहता है, तो राजस्थान सरकार उसे मना नहीं कर सकती कि आप इधर से फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उसके साथ ये भेदभाव हो जाएगा। तो इस टाइप से ये अनुच्छेद 16(2) हो गया। अब है अनुच्छेद 16(3). ये भी जैसे 15 में जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ जो अपवाद दिए गए हैं, इसी टाइप से 16 में भी है कि भाई सकारात्मक भेदभाव
किया जा सकता है। तो 16(3) में क्या है, संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय नौकरियों में वहां का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है। और 16(4) में है, पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए भी स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। ऐसे पिछड़े वर्ग जो भाई सरकारी नौकरियों में जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है या बहुत कम है, न के बराबर, उनके लिए अलग से स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। अब है इसका जैसे 16(4)A में पदोन्नति में आरक्षण, ये 77 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा रखा गया है। 15(4)B में है, बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं 16(5) में क्या है। 16(5) में है, धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लोगों के लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। इसका मीन्स क्या है, उसी धर्म के, किस धर्म के, मीन्स जैसे कोई मंदिर हो गया, अब उसमें मुस्लिम धर्म के इंसान को पुजारी रख ले, तो या फिर जैसे कोई मस्जिद है उसमें किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को मौलाना रख ले, तो क्या होगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाएगा, एक भेदभाव का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा और वाद विवाद का कारण बन जाएगा। इसीलिए कोई भी जैसे मंदिर हो या मस्जिद, उसी धर्म के लोगों के लिए उसमें स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। ये बोलता है अनुच्छेद 16(5). इसके बाद जैसे 16(6) है, इसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, ये 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा दिया गया है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसके लिए जो 10% आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में, वो 16(6) के तहत दिया गया था और 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, इसके अंतर्गत 2019 में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है, वो अनुच्छेद 16(6) के तहत की गई है। अब नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में और इसमें कहा गया कि भाई जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो इंदिरा साहनी केस है 1992 का, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय में ओबीसी में क्रीमीलेयर की अवधारणा दी, जो कि हमने अनुच्छेद 15 में देखी थी, क्रीमीलेयर की अवधारणा, अर्थात क्रीमीलेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। 2022 में उच्चतम न्यायालय ने जब 103वें संविधान संशोधन को मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना और न्यायालय ने कहा कि 50% की सीमा अनम्य नहीं है। जब 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो 50% की जो सीमा है, जो इंदिरा साहनी के वाद में रखी गई थी, वो अनम्य नहीं है, अर्थात वो लचीली है, उससे आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, अब है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, अर्थात पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ जैसे संसद ने कानून भी बनाए हैं। अब हम इसे देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। यह संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है। क्या? सोशल इक्वलिटी के लिए है। ये किसके लिए है? सोशल इक्वलिटी के लिए, सोशल इक्वलिटी को अंतर्विष्ट करता है। यह राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को क्या करेगा?
राज्य चाहे किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी हो, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता हो, सबको समाप्त करने के लिए कार्य करेगा अनुच्छेद 17 के तहत। अब जो अस्पृश्यता शब्द है का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अब इससे रिलेटेड एक वाद है, ये मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में अस्पृश्यता शब्द के बारे में बताया कि इसका प्रयोग शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे ऐतिहासिक है। तो ये अनुच्छेद 17 के बारे में बताया गया है कि ये सोशल इक्वलिटी की बात करता है, सामाजिक समानता की, और राज्य किसी भी प्रकार की, चाहे राज्य में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता हो, अनटचेबिलिटी की बात हो, सबको समाप्त करने का जो दायित्व है वो राज्य का है। अब इसके बारे में बताया गया है कि ये एक पूर्ण या निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है, और क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, अर्थात ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी है जो अनुच्छेद 17 है। अब इससे रिलेटेड एक कानून भी बनाया गवर्नमेंट ने, वो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 1976 में संशोधन, इसका नाम भी बदल दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया। अब जो इससे रिलेटेड एक कानून भी लेके आए थे 1955 में अस्पृश्यता से रिलेटेड, वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। लेकिन 1976 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे और इसका नाम भी बदल दिया, इसका नाम कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 अनुच्छेद 35 में संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जो अनुच्छेद 35 है उसमें जो संसद को अस्पृश्यता के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है। इस टाइप से ये हमने अनुच्छेद 17 देखा। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 18 में क्या है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिमूवल ऑफ टाइटल्स। तो इसमें कहा गया है कि भाई राज्य 2 प्रकार की उपाधियों के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा के अतिरिक्त राज्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब हम देखते हैं उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया है कि 18(1) में है राज्य शिक्षा और सेना के संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। फिर 18(2) में कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है वो भी किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। फिर 18(3) में कहा है कि जैसे विदेशी नागरिक है कोई और भारत सरकार की सेवा में है, वो भी विदेश में जाकर किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। करेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकता है, उसके लिए उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी टाइप से 18(4) में कहा गया है कि भारतीय नागरिक है जो कि सरकार की सेवा में है, वो भी अगर उसे विदेश से कोई सम्मान प्राप्त हो रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो उसे ग्रहण कर सकता है। इसी टाइप से हमने देखा आर्टिकल 18। अब इससे रिलेटेड एक वाद है, वो है बालाजी राघवन वाद। अनुच्छेद 18 में सिर्फ ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है, अतः इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है। अब इससे रिलेटेड हमने देखना है बालाजी राघवन वाद 1996 का। इसमें यही कहा गया है कि जो भारत रत्न है या फिर पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सभी सम्मान है, उपाधियां नहीं है और इन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां नहीं है, वरन ये क्या है, सम्मान है, अतः ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम के पहले या बाद में ना करे, अन्यथा उन्हें इन पुरस्कारों को त्यागना पड़ सकता है, कि वो इन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के पहले या बाद में नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है जो नागरिक पुरस्कार है, ये तीनों भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म श्री, इनके बारे में डिटेल्स है कि भाई ये कब स्टार्ट किए और कब वापस बंद किए थे।
तो अनुच्छेद 1954 ईस्वी में तो इनको प्रारंभ किया गया। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार ने इनके ऊपर रोक लगा दी थी। फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने इनको पुनः स्टार्ट कर दिया। एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो भारत रत्न पुरस्कार है एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। जो भारत रत्न जो अवार्ड है वो एक वर्ष में मैक्सिमम 3 ही दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए जा सकते। तो ये हमने इनके बारे में जनरल डिटेल देखी। जो हमारे नागरिक अधिकार है, पद्म भूषण, भारत रत्न, इस टाइप से हमने अनुच्छेद 14 से 18 को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्लासेज में हम आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।